नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं वासु। हमारी चल रही थी डिस्काउंट की सीरीज। डिस्काउंट के अब तक 3 सेशन हो चुके हैं। ये हमारी चौथी क्लास है। अब तक हमने 46 क्वेश्चंस को डिस्कस भी कर लिया है और ये इस सेशन की सबसे आखिरी क्लास है। कुछ सवाल इसमें, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि डिस्काउंट असल में देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट है। तो कहने का मतलब वैसे भी हमें कुछ सवाल करने हैं यूनिक टाइप के, जो अब तक SSC और बैंक में नहीं पूछे गए हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्स ने इन पर एक्सपेरिमेंट कर दिया है। तो भविष्य में हो सकता है कि ये अपनी एग्जाम्स में भी इन्वॉल्व हो जाए। तो ये सेशन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन बच्चों को डिस्काउंट पहले से आता है उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी सवाल होंगे उनमें लगभग सवाल आपके यूनिक टाइप के होंगे। आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का। अपना पहला सवाल, लैंग्वेज को रीड करो। क्या कहा इसने कि एक आदमी एक घोड़ा 16,000 रुपए में खरीदता है और उसी दिन उसे 3,000 रुपए में बेच देता है। कहने का मतलब एक आदमी ने एक हॉर्स को परचेज किया 1600 में और सेम डे उसको सेल आउट कर दिया है 3000 में। खरीदार को 2 वर्ष की उधार देकर यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो व्यक्ति का लाभ ज्ञात कीजिए। देखो, यहां पर कई सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहले तो हम इस सवाल को करेंगे, इसी सवाल की रिवर्स डायरेक्शन को भी क्रॉस चेक करेंगे कि असल में मामला क्या है। तो एक बात तो ये समझना, ब्याज की दर 10% वार्षिक इतना ही कहा तो ये साधारण ब्याज या फिर सिंपल इंटरेस्ट है। प्लस में दूसरी बात, ये 10% किस पर काम करता है? ये आदमी पर भी काम करेगा और जिसने फिर से घोड़ा खरीद लिया है उस पर भी काम करेगा। कैसे? तो ये हम लोग रिलेट करवा के देखेंगे। तो देखना जरा असल में मामला क्या है। आदमी ने घोड़े को, पहले तो सवाल को समझते हैं कि आदमी ने घोड़ा 1600 रुपए में खरीद लिया। अगर ये उसी दिन इसको मान लो X रुपए में बेच देता तो यहां पर जितना भी कुछ ऐड होता इसे हम लोग क्या कह देते? प्रॉफिट। कहने का मतलब आदमी ने 1600 रुपए में खरीदा, मान लो उसी दिन ये 2000 रुपए में बेच देता तो हम क्या कहते? 400 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर है? 2500 रुपए में बेच देता तो हम लोग कह देते 900 रुपए का लाभ हुआ। 3000 में ही उसी दिन कैश पेमेंट इसको मिल जाता। इधर से 1600 में खरीदा, इधर 3000 में बेच दिया तो हम कह देते कि भाई 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। लेकिन आदमी के हाथ में आज की डेट में अगर इतना पैसा आ जाता तो तुरंत आप बता देते इतने का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन ये पैसा तो नहीं आया, ये पैसा इसके हाथ में नहीं आया। अब हुआ क्या? ये पैसा आएगा कब इसके हाथ में? 2 साल बाद। तो कहने का मतलब अगर इसके हाथ में इतना पैसा आज की डेट में आ जाता तो हम प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते। लेकिन पैसा इसके पास कितना टाइम बाद आएगा? 2 साल के बाद। क्या ये 2 साल तक मान लो ये खुद दुकानदार है तो ये क्या कर सकता था? मान लो जितना भी पैसा आता उसको फिर इन्वेस्ट कर देता और फिर से कोई घोड़ा या कुछ और खरीद लेता, उसको बेच देता। लेकिन समस्या क्या है? इसके हाथ में तो पैसा है नहीं। तो इसका मतलब ये कुछ परचेज नहीं कर सकता। और वो आदमी जिसने खरीद लिया है कि 2 साल बाद मैं तुम्हें 3000 रुपए दे देता हूं, तो वो क्या कर रहा है? असल में अपनी जेब से कुछ भी नहीं काम में ले रहा। वो कहने का मतलब वो मान लो मार्केट में आया कि मुझे घोड़ा खरीदना है, पॉकेट में कुछ पैसे डाल के लाए। लेकिन जैसे उसने दुकान वाले का ऑफर देखा कि यार ऐसा कह रहा है ये कि 2 साल बाद 3000 दे दो, तो इसने दिमाग लगाया कि ऐसा करता हूं, मैं अपने पैसे डालता हूं जेब में, 2 साल बाद इसको 3000 रुपए दे दूंगा और ये जितना भी पैसा है इसको मैं मार्केट में इन्वेस्ट कर दूंगा। तो कहने का मतलब मार्केट में रेट क्या चल रही है ब्याज की? 10%। तो 2 साल तक अगर मैं किसी को उधार भी ये पैसा दे दूंगा तो मुझे 10% के हिसाब से 20% का ब्याज मिल जाएगा। तो कहने का मतलब दुकान वाला, दोनों के देखो कैसे रिलेट होगा? सिंपल इंटरेस्ट। इंपॉर्टेंट बात यह है, दुकान वाले के पास है नहीं 2 साल तक पैसे, इसका मतलब वो 10% की रेट से कहीं बाहर से उधार लेगा तभी नया इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। ये आदमी जो खरीद के लेकर गया कि 2 साल बाद 3000 रुपए दूंगा, ये पॉकेट में डाल ले गया और जितने भी पैसे थे उनको बाजार में इन्वेस्ट कर देगा और 10% की दर से ब्याज कमाएगा। तो कहने का मतलब ये X रुपए आज मिल जाते तो बात ठीक थी। क्लियर है? लेकिन मुद्दा क्या हुआ? इसे आज नहीं मिले, 2 साल तक 10% का इसे एक तरीके से दुकान वाले को तो लॉस हो रहा है, उस आदमी को प्रॉफिट हो रहा है।
या यूं कह लो इतने रुपए देने थे और 2 साल बाद 3,000 रुपए देगा तो हम क्या कहेंगे, भैया मार्केट की रेट है जो ब्याज की वो 10% चल रही है, ऐसा करो आज मत दो, 2 साल बाद दे देना, लेकिन ये मेरा पैसा बन रहा था, ब्याज की दर 10% है तो 2 साल का मैं ब्याज लूंगा और वो सारा जोड़ करके आपका पैसा 3,000 बनेगा, वो मुझे दे देना। ये सिंपल लैंग्वेज भी हो सकती थी। तो देखना 1 साल में 10% ब्याज, 2 साल में 20% ब्याज, एक्स का खुद को भी इन्वॉल्व करना है, ब्याज को भी इन्वॉल्व करना है, एक्स का 120% 6/5 बराबर 3,000। चलो भाई इसको इससे काटा 5 बार, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2500। इसको रिवर्स डायरेक्शन में भी हम लोग समझेंगे। असल में देखा जाए तो इस आदमी को प्रैक्टिकली जो लाभ हुआ है वो कितने का हुआ है, 900 रुपए का। कैसे हुआ भाई, फिर से देखना जरा, बात को अंडरस्टैंड करो। एक बार सवाल दिमाग में चला गया, चीजें सारी की सारी आसान है। देखो रिवर्स डायरेक्शन में मैं इसको रिलेट करवाता हूं, क्लियर है। असल में माजरा क्या है, आदमी ने 1600 रुपए में घोड़ा खरीदा, ठीक है, और आदमी क्या करता है, इस घोड़े को 2500 रुपए में बेच देता है। ये अपना आंसर आया था। तो आदमी को लाभ कितने का होता है, 900 रुपए का। ये क्या है कि अगर आप पेमेंट आज का आज कर देते हैं, ठीक है, लेकिन एक आदमी इसके पास आता है, वो कहता है कि पेमेंट मैं 2 साल बाद करूंगा, या फिर ये इसी को ऑफर दे देता है, तो वो आदमी राजी होता है इस बात के ऊपर कि मैं ठीक है 2 साल बाद आपको 3,000 रुपए दे दूंगा। तो कहने का मतलब ये 2,500 रुपए अगर आज दे देता तो आज पीछा छूट जाता उसका। इसने नहीं दिए तो इसका मतलब पहले साल के अंत में भी 10% ब्याज, दूसरे साल के अंत में भी 10% ब्याज। कहने का मतलब 2,000 रुपए तो उसके खुद के थे, प्लस 20% ब्याज यहां पर लग गया, तो ये परसेंट से गायब हो जाएगा। 25 गुणा 2 50, 500 रुपए क्या बन चुका है यहां पर, सिंपल इंटरेस्ट। तो यही वजह है कि आदमी को 2,500 रुपए तो ओरिजिनल चुकाने थे, अगर ये उसी दिन चुका देता तो इतनी हेडेक नहीं होती, प्लस 500 रुपए जो ब्याज के हैं वो भी उसे चुकाने हैं, जो कितने टाइम के बाद है, 2 साल के बाद। तो इस वजह से वो आदमी क्या करता है, करंट डे का पैसा और 10% के हिसाब से ब्याज कुल मिलाकर के 3,000 रुपए का पेमेंट करता है। ऐसे कई सारे हम लोग सवाल करेंगे, तभी जाकर के आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सवाल नंबर 2 को देखना जरा, ठीक है, कुछ यूनिक टाइप के हैं, जनरली बुक्स में ऐसे सवाल आपको नहीं मिलते हैं, कुछ एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। बाकी ये सवाल भी आप माइंड में कर सकते हैं। देखना जरा क्या हुआ भाई, एक आदमी 1500 रुपए में एक बकरी खरीदता है, गोट उसने परचेज की, उसे उसी दिन 2700 रुपए में बेच देता है, खरीदार को 4 वर्ष की उधार देकर। उसी दिन 2700 में डील की है उसने कि 4 साल के बाद आप मेरे को पैसे दे देना। ब्याज की दर मार्केट में क्या चल रही है अभी, 5% वार्षिक। तो आदमी का वास्तव में लाभ क्या है, तो देखना जरा, आदमी की जेब से रुपए कितने लग चुके हैं, 1500 रुपए, ठीक है। आदमी डिमांड क्या करता है कि भाई मुझे X रुपए दे दो, लेकिन X रुपए क्या है, आज की डेट में दे दो, आज के आज रुपए दे दो मुझे, कोई हेडेक नहीं है, और ये बकरी ले जाओ, क्लियर। लेकिन इसने क्या कहा कि जो खरीदार है उसके साथ इसने डील तो कर ली, किस बात की, कि 2700 रुपए देने पड़ेंगे आपको, लेकिन कब, 4 साल के बाद। तो यहां पर देखो ब्याज की दर कितनी, 5%। तो जितना भी पैसा है असल में ये उधार छोड़ चुका वो आदमी, तो इस पर ब्याज लगेगा। पहले साल 5, फिर 5, फिर 5, फिर 5। साधारण ब्याज में यही तो होता है, 20% ब्याज मिल गया। तो कहने का मतलब ये जो X रुपए थे ये खुद और इनका 20% ब्याज, तो X का 120% क्या हो गया, 6/5, क्लियर है। तो असल में देखा जाए तो उस आदमी को करंट में अगर पैसे चुकाने होते उसी दिन तो उसे X रुपए देने थे, लेकिन ये आदमी क्या करता है, 4 साल की उधारी रखता है, 4 साल के बाद पे करता है, तो इसका मतलब 20% ब्याज भी बन चुका है। तो X का 6/5 आप निकालोगे और उसने पेमेंट कितने का किया है, 2700 का। सोल्व करना जरा, 6 गुणा 4 24, 6 5 30। X की वैल्यू यहां से निकल के आ गई 0, 25, 20 और 2 22। कहने का मतलब आदमी 1500 रुपए में खरीदता है, अगर उसी दिन बेच देता तो 2250 में ये बात बिक जाती, और आदमी को जो प्रॉफिट हुआ है असल में देखा जाए वो क्या है, 750 रुपए का। तो ये इनको सोल्व करने की आपकी एक अप्रोच होती है।
क्लियर है। अब ये मत सोचना कि सर पैसा तो सीधे सीधे 2700 ही मिल रहा है, इसमें ये 4% उधार दे दी, इसका क्या। मुद्दा ये होता है, देखना जरा, अगर यहां पर ये सीधे सीधे 2250 रुपए इसको पहले ही दिन दे देता, बात को फिर अंडरस्टैंड करना जिन बच्चों के मन में कंफ्यूजन है। 500 में बकरी खरीदी, उसी दिन अगर 2250 रुपए इसको दे देता, तो ये आदमी जिसने ये बकरी खरीदी थी स्टार्टिंग के अंदर 2250 को बिजनेस में इन्वेस्ट करता। बिजनेस में मैं मानता हूं नहीं करता, किसी को उधार दे देता। तो मार्केट में ब्याज की दर क्या चल रही है, 5%। 4 साल के बाद ये निकलवाता तो इसे 750 रुपए जो ब्याज के, सॉरी आपके जितना भी ब्याज बन रहा था ना, यहां पर कितना बन रहा था भाई, 2700 में से 2250 को आप लेस कर दोगे तो यहां पर आपका 550 रुपए का, 450 रुपए का ब्याज। तो कहने का मतलब अगर इसके हाथ में प्रेजेंट डे में ही 2250 आते तो ये आदमी चाहता तो इन्वेस्ट भी कर सकता था मार्केट के अंदर। क्लियर है। तो उसका भी तो कोई रिजल्ट निकल के आता। तो यही वजह है कि इन सवालों को सोल्व करने की आपकी अप्रोच ये रहेगी। सवाल को फिर से एक बार जरूर देख लेना, इनकी थोड़ी सी डायरेक्शन उलझी रहती है। सवाल नंबर 3 पर आ जाओ भाई। लैंग्वेज को रीड करो सबसे पहले। देखना जरा, एक आदमी ने 300 रुपए में गाय खरीदी, उसे उसी दिन 360 रुपए में बेच दिया, जिससे खरीदार को 2 साल का क्रेडिट मिल गया। कहने का मतलब उधार में बेचा, डील ये कर ली उसने कि 300 में तो खरीद लाया कि 360 रुपए में मैं आपको बेच रहा हूं, लेकिन पेमेंट आपको 2 साल के बाद करना है। ब्याज की दर कितनी बताई है कि भी 5% हर साल चल रही है। तो यहां तक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। तो बात को समझो, 300 रुपए में आदमी ने गाय खरीदी। क्लियर। अगर उसी दिन वो इसे बेच देता कैश पेमेंट में, उसी के उसी दिन बेच देता X रुपए में, तो आप साफ साफ कैलकुलेट कर सकते थे 300 का सामान इतने में गया, इतने का लाभ हो गया। लेकिन मुद्दा यह है कि इसको 360 रुपए तो मिलते हैं, लेकिन कितने टाइम के बाद, 2 साल के बाद। तो कहने का मतलब अगर आज ही इसको X रुपए दे देते तो ये मार्केट में फिर से पैसा अपना लगा लेता, किसी को उधार ही दे देता। 10% की दर चल रही है, 2 साल में 20% ब्याज मिल जाता। तो कहने का मतलब हर आदमी अपने पैसे की वैल्यू कर देता है कि भाई मैं तुम्हें उधार दूंगा तो मुझे ब्याज तो मिलना चाहिए, क्या फायदा होगा। तो सेम वो की वो कंडीशन यहां पर है। आज की डेट में आप इसे X रुपए दे दो, झंझट खत्म। X रुपए नहीं देना चाहते तो देखना हर साल 10% का ब्याज होगा। पहले साल 10%, फिर दूसरे साल 10%, 100% ये खुद है 120%, वही 6/5 अगेन। और इसने पेमेंट कितने का किया है भाई, 360 रुपए का। यहां से X की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 300। तो असल में देखा जाए तो इस आदमी को क्या हुआ, इस आदमी को ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही इसको यहां पर लॉस हुआ है। जिस कीमत पर उसने वस्तु खरीदी थी असल में उसी कीमत पर वो चले गए। रीजन क्या है, 2 साल के बाद पैसा आ गया, तो इसका मतलब ये अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है। जबकि ये मान लो खरीदने को इसको 300 रुपए में ही आया होता, 2 साल तक इसने किसी को उधार दिए होते तो ये आदमी 60 रुपए नहीं कमा जाता। तो कहने का मतलब बिजनेस में दोनों साइड में वैल्यूओं को रखा जाता है, तभी उसका कंक्लूजन हम लोग निकाल पाते हैं कि एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो थोड़े से डिफरेंट टाइप के आपके ये सवाल हैं, इनको आप अटेम्प्ट करना। अगले सवाल पर आ जाओ भाई। सबसे पहले लैंग्वेज को रीड करो। सवाल नंबर 4। देखना जरा, 2 लगातार व बराबर छूट, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट भी हैं और इक्वल भी हैं के बराबर एक अकेली छूट प्रतिशत का मान 15.36% है। प्रत्येक छूट प्रतिशत का मान ज्ञात करो। ठीक है। एक छोटी सी बात मुझे बताना, असल में देखा जाए मान लो किसी वस्तु पर, पहले मैं इसको समझा देता हूं कि मार्क प्राइस किसी वस्तु पर 1000 रुपए है और इस पर 10% और 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है। या दूसरे को तो छोड़ो, एक बार पहले से ही बात को बनाते हैं। 10% का इस पर क्या है, एक डिस्काउंट है। क्लियर। ये वस्तु कितने में जाएगी, तो आप सीधे सीधे क्या लिखते हो भी, 1000 का 90%, यही लिखते हो। यही तो सेलिंग प्राइस होती है ना, कि मार्क प्राइस पर डिस्काउंट दे दिया। 100% मार्क प्राइस है अपने आप में, 10% का डिस्काउंट तो मार्क प्राइस के 90% में जाएगी।
यही अपने लिखने का तरीका है। असल में देखा जाए अगेन आप अगली जब बात लिखेंगे तो ये क्या होगा, 9 आप 10 लिख लोगे इसको, और बराबर में क्या आएगी, सेलिंग प्राइस। अब ये इसी को बताता है, तो कहने का मतलब ये नीचे क्या है, मार्क प्राइस, और ऊपर किसको बताता है, सेलिंग प्राइस। जिस भी बच्चे को ये बात नहीं पता है तो मैं आपको मेरे ख्याल से प्रॉफिट एंड लॉस या उससे पहले मिक्सर में भी हमने एक जगह डिस्कशन किया था कि ये पैटर्न आप समझेंगे, ये समझेंगे तो आपका रेशियो से छुटकारा मिल जाएगा, और दूसरा बातें आपके अंडरस्टैंडिंग में आ जाएंगी। अगर आप इन चीजों को नहीं समझते हैं कि वही डर रहा है कि मैं भी उसी तरीके से करवा दूं इसको बिना समझाए कि इसका अंडर रूट कर लेना ये रिजल्ट आ जाएगा, तो मेरे ख्याल से वो इलॉजिकल और सेंसफुल बात नहीं रहेगी। तो इस बात को समझना। तो असल में देखा जाए तो यहां पर आपने डिस्काउंट दिया था 10%, 1/10, कहने का मतलब 10 मार्क प्राइस होगी तो 1 का डिस्काउंट देंगे और 9 क्या बचेगी, आपकी सेलिंग प्राइस। तो कहने का मतलब यहां पर आपके पास मार्क प्राइस है, आप उस पर डिस्काउंट देते हो तो बात लिखी जाती है x/y के फॉर्मेट में। y नीचे किसको रिप्रेजेंट करता है, रेशियो में मार्क प्राइस को, और ये ऊपर वाला किसको लिखता है भाई, सेलिंग प्राइस को, और इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, सेलिंग प्राइस। अब ये बात जिस बच्चे को रिलेट करवानी आ रही है वो इस टाइप के हर सवाल को सोल्व कर सकता है, ठीक है। इसका बेसिक यही है। अब सीधे सीधे वो रट्टा नहीं मारना है जो बहुत सारे बच्चे मारते रहते हैं कि ये कर लेंगे, अंडर रूट कर लेंगे, 2 छूट अगर एक जैसी हैं तो ये कर लेंगे, 3 छूट एक जैसी हैं तो ये कर लेंगे। मैं जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, क्योंकि यहां तक तो सवाल पूछ लिया एग्जामिनर ने। कल को एग्जामिनर ये कह देगा पहली छूट दूसरी छूट से जस्ट डबल है, और ये 2 लगातार छूट देने के बाद ऐसा हुआ सिंगल छूट क्या होगी। तो उस केस में जिस बच्चे को आइडिया ही नहीं है कि इस सवाल का बेसिक क्या होगा वो कभी नहीं सोल्व कर सकता, ठीक है। बस उसे ये पता है कि 2 लगातार दिखेंगे, अंडर रूट करना है, क्या करना है क्यों करना उसे नहीं पता, उसे ये पता है बस एक फॉर्मेट है, इसको रट लो। तो यहां देखना जरा, मैं क्या लिख रहा हूं, मार्क प्राइस पर 2 छूट दी मैंने, तो फॉर्मेट क्या लिखा जाएगा भाई, x/y का लिखा जाएगा, और आगे क्या लिखी जाएगी, सेलिंग प्राइस लिखा जा सकता है। यहां से क्या आप ये नहीं लिख सकते कि x² की जो वैल्यू लिखी जाएगी वो क्या है, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, यही तो बात है। अब अपनी बात जो एग्जाम में स्टार्ट होती है वो यहां से होती है कि x/y का जो होल स्क्वायर है वो बराबर किसको बताता है, SP/MP। मार्क प्राइस बेटर ये रहेगा, आप 100 रुपए ले लो। अब देखना 15.36 की एक छूट दे दी, इक्विवेलेंट का रिजल्ट यही होगा x² का SP/MP का जो चल रहा है। 100 रुपए अगर आपने वस्तु के मानने हैं, 15.36 का डिस्काउंट, 100 में से 15 चला गया, कितना बचा आपके पास, 85 में से भी 0.36 चला जाएगा तो ये क्या बचेगा, 84.36। आप इसको 4 से काट सकते हो तो ये 25 आ जाएगा, 4 से काटोगे 21, 4 84, और ये 0.9 लिखा जा सकता है, ये लिखा जाएगा। इसका आप कर दोगे यहां से अंडर रूट, तो x/y की जो वैल्यू है वो निकल के क्या आ जाएगी, यहां से तो 5। अब 21.09 क्या गड़बड़ कर दी भाई हमने, 2 बार चला गया, 1 बार चला गया, 0.9 बार, सॉरी देखो गड़बड़ की है ना, लेस करते टाइम गड़बड़ कर दी, 64, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर यहां पर नहीं बन रहा था, 64 कर दिया तो ये आपका 16 लिखा जा सकता है। अब देखना 21.16, इसका अंडर रूट मैं आपको वैसे तो निकालना सिखाऊंगा कि इसका तरीका क्या होता है। 50 के पास की रेंज का होता है 50 का स्क्वायर, एक बार इसको 2116 ही मानो, 2500 होता है, 2500 उससे 4 कम है, 4 का स्क्वायर हो गया, तो यहां पर जो वैल्यू बनेगी वो आपकी बनेगी 46 या 4.6। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, इसका इंपोर्टेंस है, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये सिखाऊं कि 2533 का स्क्वायर कैसे करते हैं, क्योंकि उसका यूज नहीं है, लेकिन यहां से इस चीज का यूज है। अब देखना जरा x/y, x किसको बताता था, मार्क प्राइस को, सॉरी y किसको बताता है, मार्क प्राइस को, x किसको बताता है, सेलिंग प्राइस को। यहां से यहां गए, डिस्काउंट कितने का हुआ भाई, 0.4 का, 0.4 का डिस्काउंट किस पर हुआ, 5 पर, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 120 बार कट गया, रिजल्ट क्या आ गया आपका 8%, ये रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ आ गई, तो एग्जाम वाले फॉर्मेट पर आ जाते हैं भाई। ये तो हुआ सोल्व करने का ये तरीका कि चीजें समझ में तो आए पहले। रीजन ये, स्टूडेंट को पहले वो सीधी ट्रिक चाहिए, ट्रिक मैं सीधे पढ़ाता नहीं हूं,
हाँ, लेकिन मेरी एग्जाम अप्रोच होती है वो आपकी ट्रिक से भी बेहतर होती है। देखो, मार्क प्राइस पर एक्स अपॉन वाई के रूप से दो डिस्काउंट जाएंगे, उनके इक्वल सेलिंग प्राइस आएगी। तो यहां से आप क्या लिखोगे भाई, एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, मैं अंडर रूट करके ही लिख देता हूं एक्स अपॉन वाई। ये हमेशा माइंड में सेट रखो, मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, राइट साइड में आपका अंडर रूट लगेगा। 100 रुपए आपने क्या मान लिए, 100 रुपए आपने मान ली थी मार्क प्राइस, 15.36 का डिस्काउंट दिया, 84.64 यहां से आ गया। इसकी कटिंग कर दो, या फिर जिसको स्क्वायर सीधे पता है वो यहां पर बता भी सकता है, ठीक है। सीधे स्क्वायर भी इसका लिखा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। इसका तो 10 आ गया। अब इसका भी एक तरीका होता है, ठीक है, वो भी मैं रिलेट करवाऊंगा, वो सेशन आप लोग ध्यान से देखना। 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, उससे जस्ट 8 कम करते हैं, 8 का स्क्वायर 16 कम करते हैं 84, बात जस्टिफाई होगी। तो यहां जो बात निकल के आई वो 9.2 आ गई, ठीक है। यहां से यहां कैसे आए, इसका हम लोग एक सेपरेट सेशन रखेंगे। रीजन क्या है, स्क्वायर का इंपॉर्टेंस और क्यूब का इंपॉर्टेंस अर्थमेटिक में होता है। यही पैटर्न कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज में भी काम में आता है। यही पैटर्न जब हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे होंगे, जब 7 पैटर्न उसमें पढ़े जाते हैं, उसमें बार बार स्क्वायर क्यूब पावर 4 चलती रहती है। तो इसका मैं सेपरेट सेशन लूंगा। ये मैंने अपने मर्जी से नहीं लिखा है, इसका बिल्कुल वैलिड रीजन है। और एग्जाम में परफेक्ट आंसर आते हैं तो इसका मतलब उसे परफेक्ट वैल्यू रखनी पड़ती है। अगर यहां पर 63 भी होता तब भी मामला अपना चेंज हो जाता। उस केस में हम लोग कह देते परफेक्ट आंसर नहीं आएगा, आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं खाएगा, उसे आंसर रूट में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब यहां वैल्यू ही आपकी ऐसी रखी जाती है। देखना जरा कितने का डिस्काउंट, 0.8 का डिस्काउंट 10 पर, 0.8 का 10 पर 8%, ये लो रिजल्ट आ गया। तो एग्जाम में इस तरीके से इन सवालों को डील करना है। रट्टा किसी भी चीज का नहीं मारोगे, रटोगे तो चीजें फिर भूल जाओगे कि ऐसा सा कुछ किया था। तो सबसे पहले जिस अप्रोच से मैं आपको पढ़ाता हूं कि यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, वो पैटर्न फॉलो किया करें, और उसके बाद आप आ सकते हैं इस सीधे वाले पर। देखो, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपए है, 2 लगातार एक समान छूटों के बाद मूल्य 544 रह जाता है। प्रत्येक छूट प्रतिशत का मान ज्ञात करो। आप हमेशा यही बात लिखते हो कि मार्क प्राइस पर जैसे 10% की छूट मिलती है, तो 90% 9/10 लिखते हो। अगली छूट फिर मान लो 10% की होती तो फिर 90% 9/10 लिखते। तो आप यहां x अपॉन वाई 2 बार आएगा, इसको लिख सकते हो। और यहां जो बात आती है वो क्या आती है, सेलिंग प्राइस। मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि एग्जाम में इन सवालों को इसी फॉर्म में सोल्व करें कि ये ढर्रा आपके माइंड में सेट हो। स्क्वायर है, अंडर रूट कर दिया, 2 बार था इसलिए 3 बार होता तो क्यूब रूट करते। क्लियर है। इस बार आपको हेडेक नहीं लेनी है। रीजन क्या है, आपको सेलिंग प्राइस 850 दे रखी है, प्लस छूट के बाद जो मार्क प्राइस आपको 850 दे रखी है, छूट के बाद जो मूल्य सेलिंग प्राइस है वो आपको 544 दे रखी है। अब कटिंग करते हैं, देखना जरा। यहां से कटिंग करोगे तो एक तो सीधे सीधे 2 से ये कट हो जाएगा, तो 2 7 2 272, यहां से काटोगे तो 425 लिखा जा सकता है। अब आगे समस्या आ गई कि 5 4 9 2 11, तो 3 के मल्टीपल से डिविजिबल नहीं है, ये इवन नंबर से डिविजिबल नहीं है, ये 5 के मल्टीपल से डिविजिबल नहीं है। ऐसे केसेस में देखो, या तो दिमाग में बात हिट कर जाए कि भाई यही पैटर्न होगा, ऐसा सा कुछ होगा, या फिर आपको चेक करना पड़ता है प्राइम नंबर के साथ कि 7 का डिवीजन करूं, जैसे 42 आगे नहीं जा रहा, नहीं कटेगा। कटना क्यों जरूरी है, क्योंकि अंडर रूट निकलेगा। 7 से नहीं कटा, 11 से आपने ट्राई कर ली, इवन वोट का जो डिफरेंस है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा, तो वो बात भी नहीं होगी। अपने पास ऑप्शन बचता है 13 का, जैसे 13 3 39, फिर 45 बच गया, फिर बात नहीं बनी। अगले अपने पास जो नंबर आता है वो 17 आता है। 17 का डिवीजन कर दिया आपने एक बार, 10 बचा, 17 6 102, और 25 4 बार 16, और ये 17 बार, तो इसका मतलब यहां 25 बार हो गया। अब ये अंडरस्टैंडिंग भी आपको डेवलप करनी होगी। रीजन क्या है, ये एग्जाम का सवाल है। अब एक तो तरीका ये होता कि मैं आपके सामने सीधे लिखता कि 17 बार ये कट गया और इसका रिजल्ट 16/25 आ गया। आप भी खुश हो जाते कि यार गुरुजी ने तो इस सवाल को तुरंत का तुरंत ही कर दिया कि 1 का डिस्काउंट मिल रहा है, 1 का डिस्काउंट किस पर भाई, 5 पर, तो 20% रिजल्ट हो गया। लेकिन मैं आपको हर वो अप्रोच बताता हूं कि जब आप इस सवाल को सोल्व करेंगे तो आपके सामने क्या चैलेंज आएंगे इसको कट करने को लेकर। तो पहले मैंने देखा, इतना लिखा कि इवन नंबर से ये कट नहीं होगा, नीचे आपका ओड नंबर है,
फिर मैंने देखा कि 5, 4, 9, 2, 11 संख्याओं का सम 11 है, 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 के मल्टीपल से भी होने का चांस खत्म। फिर अपने पास नंबर बचते हैं सारे के सारे प्राइम। 5 की नीड है नहीं क्योंकि ऊपर डिवीजन नहीं जाएगा। 7 को चेक करो, 11 को करो, 13 को करो, 17 को करो, ठीक है। इन्हीं में से आपका कोई नंबर होता है। तो ये चैलेंज हर बच्चा फेस करता है। तो ऐसी कोई भी समस्या होगी बिल्कुल मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा कि इसका वैलिड रीजन ये होता है। ऐसा नहीं है कि मैं सवाल तैयार करके लाया था, इतनी बार काट दिया, भी 16/25 कट गया, आप भी खुश हो गए। क्या आप कॉमन सेंस लगाते हैं इस टाइप का? क्या आपके अंदर है इस टाइप का कॉमन सेंस कि कहीं भी क्वेश्चन मार्क आप डाल दें कि यार ये स्टेप से इस स्टेप में डायरेक्ट कैसे चले गए? तो ये सुधार आपको करना है क्योंकि ये बेसिक चैलेंजेस हैं जो आपके सामने एग्जाम हॉल में आएंगे। चलिए भाई, सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं हम लोग। 6 की सबसे पहले तो आप लैंग्वेज क्या रीड करोगे? इजी सा सवाल है। वैसे ये असल में देखा जाए तो फॉर्मूला ही है और ये कई बार पूछा जा चुका है। देखना जरा सवाल नंबर 6। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1869 रुपए है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है एक्स, वाई और जेड के। सभी के बराबर जो सिंगल और इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा वो क्या लिखोगे? तो देखना जरा, इजी सा सवाल है। असल में ये फॉर्मूला ही है। 1869 रुपए का कोई यूज नहीं है क्योंकि रुपए में इसने आंसर ही नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछा। जब आप 2 डिस्काउंट देते हैं, कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ये असल में देखा जाए तो एक फॉर्मूला है आपका। सोल्व करने का तरीका एटलीस्ट आपको पता हो कि बाई चांस इसको भूल भी गए तो देखो 2 पर डिस्काउंट देते हो ऐसे आता है। अगर मैं इसको भी इसके साथ इन्वॉल्व कर दूं, एक ये रिजल्ट होगा, कोई भी परसेंटेज आता है, जैसे 10 और 10 की वजह से आप यहां पर निकालते हो तो 19% आता है निकल के। तो वैसे ही एक रिजल्ट है, इसको जेड के साथ आप निकालोगे तो आप क्या करोगे? पहले तो इन सबको जोड़ दो, तो आपके पास क्या आया? x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। क्लियर? फिर इसका इससे गुणा होगा, जैसे x का y से हुआ था और 100 का भाग लगेगा। तो z का x से गुणा करोगे और माइनस का साइन है तो माइनस का zx डिवाइड बाई 100 माइनस का zy डिवाइड बाई आपका 100। क्लियर है? फिर माइनस का ये इसके साथ होगा, ये भी माइनस और वो भी माइनस, तो प्लस का एक्स वाई जेड डिवाइड बाई 100 इसके पास ऑलरेडी है, एक 100 और भी आना था तो अपॉन में 10,000 ये आ गया। तो यहां से आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा कौन से वाला होगा भी? ऑप्शन डी आपका यहां से करेक्ट है कि एक्स वाई जेड के मल्टीप्लाई वाली टर्म है वो पॉजिटिव चलती है और ये वाली आपकी नेगेटिव चलती है। तो सीधे ध्यान रख सको तो ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना कि इसको ऐसे निकाला जाता है। तो बाई चांस मान लो ये फॉर्मूला ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो सीधे सीधे आप बता दोगे। अदरवाइज ट्रिपल डिस्काउंट को किस मेथड से सोल्व करना है? रेशियो वाले से। 7 नंबर पर आ जाते हैं। देखना जरा, क्या कहा कि एक आदमी 12 संतरे कुछ कीमत पर बेचता है। अपने दोस्तों को वह 15 संतरे उसी कीमत पर बेचता है। उसके द्वारा उसके दोस्तों को दी गई छूट प्रतिशत ज्ञात करो। देखो सिंपल से सवाल है, क्या कर लो? एक ऑरेंज की सेलिंग प्राइस जो है वो 1 रुपए है। क्लियर भाई? तो इसका मतलब इसने ये जो 12 ऑरेंजेस हैं आपके पास, इनको कितने रुपए में बेचा? बाहर 12 रुपए में। अब इसके दोस्त आए, दोस्त ये सामान लेना चाहते हैं, तो एक बात बताओ, असल में देखा जाए तो ये कितने में बेचता इन्हें? 15 रुपए में। रीजन क्या है? रेट जो है उनके जो मार्क प्राइस उसने मेंशन कर रखी है वो 1 रुपए में 1 है और इसी रेट पर वो बेच भी रहा है। डिस्काउंट का तो कोई सीन नहीं है, तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही टाइप की बात होती है। लेकिन जब इसके दोस्त आते हैं तो इनसे वो 15 रुपए ना लेकर के कितने लेता है? जितने यहां पर लिए थे 12 रुपए। तो देखो इससे लेने कितने चाहिए थे? 15 रुपए, लिए कितने हैं? 12। 3 रुपए का डिस्काउंट, हाथ में इनके 15 संतरे, एक की कीमत 1, 3/15, 1/5। तो यहां से अपना जो रिजल्ट आ गया वो 20% आ गया। क्लियर? या फिर ऐसा कह सकते हो कि एक आदमी 12 संतरे लेकर के गया, ठीक है, और ये लोग क्या है, इसके दोस्त आए इससे खरीदने के लिए 15 ले गए। तो कहने का मतलब दोस्तों को 12 की पैसे देने पर 3 मुफ्त दे देता है।
3 फ्री मिले। इसके जो दोस्त हैं उनके हाथ में टोटल कितने गए? 15। 1/5 20%। तो जहां पर वस्तुएं फ्री देने का मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था तो ये वाला है। एग्जाम में आप इस पर्टिकुलर सवाल को माइंड में इजी वे में कर सकते हैं। चलिए भाई सवाल नंबर 8 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 8, देखो क्या कहा कि एक डिनर सेट का मूल्य 1500 रुपए अंकित किया गया है। डिनर सेट की जो मार्क प्राइस है वो है 1500 रुपए। ग्राहक इसके लिए 1173 रुपए अदा करता है। ग्राहक को अनुक्रम में 2 छूटें दी जाती हैं। पहली जो छूट है वो 15% की है, दूसरी छूट कितने की होगी? तो इसको सोल्व करने का देखो मैंने आपको एक सटीक तरीका बताया था एग्जाम में कि जैसे मान लो 1500 रुपए लिखे हुए थे, पहली छूट 15% की दे दी तो 15% कितना हो जाएगा? 225। गुणा करोगे ना, परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। 15 गुणा 15 225। 1500 में से 200 गया 1300। अब कीमत 25 और घटा दो, कितनी बची? 1275 रुपए। क्लियर? लेकिन कस्टमर अभी भी कितने रुपए पे करता है? 1173 रुपए। इसका मतलब कस्टमर को जो दूसरी छूट मिली यहां से वो कितने रुपए की मिली? 102 रुपए की। 102 की किस पर मिली? 1500 से 15% का डिस्काउंट देने के बाद कीमत गिर करके 1275 रुपए हो गई। इसका मतलब 1275 रुपए पर इसे ये डिस्काउंट मिला। प्रतिशत में बदलना है कितने का? गुणा 100। 25 से काटोगे तो यहां पर आपका 4 बार। 25 से काटोगे, देखना 100 में 1 बार जाता है, 1200 में 4 बार, सॉरी 1200 में 48 बार, 48 और 75 में 3 बार 51। ये भी एक कैलकुलेशन का ही आपका पार्ट है कि ऐसे अगर टिपिकल 25 के मल्टीपल में आए तो कैसे डील करें। ये तरीका हो गया। चाहते तो आप रेशियो से कर सकते थे लेकिन मैं आपको प्रीफर नहीं करता। रीजन क्या? देखो इस पर्टिकुलर सवाल को अगर आप एग्जाम में ही सोल्व करना चाहते हैं तो इतना ही था। 1500 का 15% 225, 225 घटाओगे, 200 घटा दिया, 1325 चला गया 1275। 1275 में से 1173 लेस करते, 1175 करते तो कितना बचता? 100। 2 और लेस किया, 102 रुपए का डिस्काउंट मिला। कितने रुपए पर भाई? 1275 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 25 से काटा यहां पर 4 बार, 48 3 51 और ये 2 बार। तो रिजल्ट आपका कितना निकल के आ गया? 8%। रेशियो वाला मेथड अवॉइड कर देना क्योंकि बहुत बार ये कैलकुलेटिव, हालांकि हम लोग तो रेशियो को यूज करते नहीं है, उससे भी ढंग का पैटर्न है अपना। फिर भी ये वाला जैसे 15% 3/20 होता है तो यहां वैल्यू आप क्या लिखोगे? 7/20। अगला पैटर्न आपका x/y का होता है, फिर वैल्यू आपकी निकल के आती है 1173। ठीक है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसको अवॉइड कर देना। हालांकि इसको सोल्व करोगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन जो सबसे बेस्ट वे होता है इनको सोल्व करने का कि एक डिस्काउंट की वैल्यू दे दी और फिर आपसे सवाल पूछ रहा है। चलिए भाई सवाल नंबर 9 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 9, सबसे पहला काम लैंग्वेज को रीड करो। देखना भाई सवाल नंबर 9 की बात करें तो क्या कहा कि एक प्रकाशक ने एक किताब की 2000 प्रतियां 2400 रुपए की लागत पर छपवाई या फिर छापी। कहने का मतलब 2000 कॉपीज निकलवाई है, कॉस्ट प्राइस उनकी क्या है? 2400 रुपए। फिर इसने क्या किया? 1500 जो कॉपीज है उनको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कोई पैसा नहीं मिला। उसने अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी। अब ध्यान रखना इंग्लिश में 24% है, हिंदी में 25% है। 25 और 24 के हिसाब से अलग अलग डील करोगे तो आंसर डिफरेंट आएगा। एक्चुअल में यहां पर जो ऑप्शन बनाए गए हैं वो 24% के हिसाब से हैं, तो हम लोग डील कर लेते हैं इसको 24 के हिसाब से। 25% के डिस्काउंट से करोगे तो ये सवाल थोड़ा और इजी हो जाएगा। ठीक है, हम 24 से डील कर लेंगे। फिर यह भी घोषणा की कि 24 किताबों की खरीद पर एक किताब मुफ्त मिलेगी। ये पैटर्न मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इस तरह उसे सभी किताबों को बेच दिया। प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 3.25 रुपए हो तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? देखो
आपको पास्ट में क्या बताया था कि टिपिकल सवाल का मतलब है 2 या 3 छोटे सवालों को इन्वॉल्व करके बड़ा सवाल। सक्सेसिव डिस्काउंट को इन्वॉल्व कर लिया, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ध्यान से देखना जरा, लाभ या हानि प्रतिशत आप तभी निकाल पाते हो जब आपके पास सीपी वर्सेज एसपी का रिलेशन हो। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अगर आपके पास अनुपात है तो क्रय मूल्य वाली हेडेक तो अपनी तुरंत खत्म हो गई। रीजन, 2400 रुपए में उसने ये सारी की सारी किताबें प्रिंट की। ठीक है, अब किसी पर्टिकुलर किताब की बात करें तो अंकित मूल्य 3.25 है। 3 सही 1/4 तो 12 और 1 13। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 13/4 रुपए। ये मार्क प्राइस है एक किताब की। इस पर डिस्काउंट कितने का मिला? जैसे पहला डिस्काउंट इसने दिया आपको 24% का। ठीक है, 25 से नहीं डील कर रहा, 25 से और आसान हो जाएगा, 3/4 लिखेंगे तुरंत हो जाएगा। इंग्लिश की लैंग्वेज में 24% का डिस्काउंट है, तो ये मार्क प्राइस है। इस पर अगर आप 24% का डिस्काउंट दे देंगे तो ये क्या बचेगा यहां पर? 76%। 76% को आप लिखोगे 4 से ऊपर नीचे काट दो 25। 76 को आप जब काटोगे 19 गुणा 4 76 लिखा जाएगा। 19/25 क्या किया? 24% घटा दिया, 76% है उसको लिखने का तरीका। अब क्या कहा भाई, 24 किताबें खरीदी, एक मुफ्त देगा, तो आदमी के हाथ में टोटल किताबें कितनी है? 25। एक फ्री में मिली तो असल में 24 की कीमत पे करनी पड़ी। ये क्या निकल के आया यहां से? अंकित मूल्य एक छूट, दूसरी छूट, एक किताब का विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बुक। कितनी बेची भाई? 500 तो फ्री में ही बांट दी, टोटल 2000 थी तो कितनी बची आपके पास? 1500 किताबें। इन्हीं पर वो प्रॉफिट या लॉस लेगा। इसको कर देते हैं भाई 16, 24 और 2 जीरो, 24 और यहां से 2 जीरो लिखा जा सकता है। फिर कट करना जरा, 5 से काटोगे 3 बार और 5 से काटोगे 5 बार। देखना 25 गुणा 4 100 गुणा 5 500, तो यहां से हमारे पास आ गया 500। अब अगला पार्ट आपको सोल्व करना है। 19 गुणा 3 57, 19 और 5 24, 247। 3 से फिर गुणा कर दो, 7 3 21, 24 गुणा 3 72 और 2 74। तो कहने का मतलब यहां से इसको लाभ मिला 241 का। किस पर? 500 पर। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। कट कर दो, यहां से कितनी बार डिवीजन हुआ भाई? सॉरी 4 बार। 4 बार डिवीजन 40 बचा, 8 बार डिवीजन 1 बचा, 2 बार 5 बार। तो रिजल्ट क्या आ गया अपना? 48.25% या फिर ऑप्शन डी। क्लियर है? तो ये सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। जो जो बातें दे रखी हैं एक एक बात को उठाओ, स्टेप बाय स्टेप चलो। कहीं भी आप भविष्य में कोई भी सवाल सोल्व करेंगे, लाभ या हानि प्रतिशत निकालना है तो क्रय मूल्य वर्सेस विक्रय मूल्य आपको लिखना ही पड़ेगा। एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी मत लिखना कि एग्जैक्ट डेटा निकाले, तो क्योंकि कटिंग कर दो ताकि आपकी कैलकुलेशन कुछ आसान हो जाए और सवाल आप तुरंत सोल्व कर दे जाए। चलिए भाई, सेशन का 10वां सवाल। सवाल की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, हो सकता है दिखने में भी प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो जो टेलीग्राम का चैनल है वास्तु स्टडी IQ, वहां पर इनकी PDF आपको मिल जाएंगे, तो वहां इस सवाल को आप वैसे भी प्रॉपर पढ़ लेंगे। बाकी एक बार मैं आपको पढ़ के बता दूंगा कि असल में सवाल क्या है। एक यूनिक टाइप का ही सवाल है अपने आप में। देखना क्या कहा कि भाई मारुति कंपनी में मारुति कार की सर्विसिंग का जो मूल्य है वो 400 रुपए। कहने का मतलब कि आप कार लेकर अगर मारुति के जो केयर सेंटर है, इनके सर्विस सेंटर है, वहां जाओगे तो एक सर्विस करने के 400 रुपए लगेंगे। फिर सर्विस सेंटर का मैनेजर बोलता है कि यदि 1 वर्ष के अंदर ग्राहक दूसरी बार सर्विस करवाने आएगा तो 10% की छूट मिलेगी। कि भाई कस्टमर को अट्रैक्ट तो करें। पहली बार तो मान लो 1 साल में 1 बार तो आ ही जाएगा, ठीक है। मान लो ज्यादा गाड़ी चला ली और उसी पर फिर आएगा तो क्या करेंगे? 10% का डिस्काउंट दे देंगे। फिर क्या कह रहा है? अगली तीसरी और चौथी सर्विस कराने पर पहले जितना भी भुगतान कर रहा है उन पर फिर से 10% की छूट। कहने का मतलब पहले जितना पेमेंट होगा उस पर 10% छूट तो दूसरी पर मिल गई थी, जितना पेमेंट दिया था उसका भी 10% फिर छूट में चला जाएगा। तो ये इनका पैटर्न चलेगा। किस पर? तीसरी और चौथी सर्विस पर। इसके पश्चात अगर ग्राहक 1 वर्ष के अंदर 4 सर्विस से ज्यादा करवाएगा तो उसे सर्विस चार्ज का सिर्फ 60% पेमेंट करना पड़ेगा।
ग्राहक इसी सर्विस सेंटर से 5 सर्विस करवाता है तो ज्ञात कीजिए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट मिली। पहले तो सवाल को समझो, देखना जरा। हर सर्विस का चार्ज, देखो 400 रुपए का तो कोई रोल है ही नहीं, असल में परसेंटेज में बात बता रखी है, परसेंटेज में पूछ रहा है। आप ये मान लो कि भाई सर्विस कराने जाएगा तो कितना रुपए लेते हैं सर्विस वाले, 100 रुपए। पहली सर्विस के इससे कितने लेंगे, 100 रुपए। दूसरी सर्विस पर क्या करेंगे भाई, 10% की छूट दे देंगे तो दूसरी सर्विस पर 90 रुपए। तीसरी सर्विस की बात करें तो 90 रुपए पिछली बार लिए थे, 10% की छूट, इस बार कितने रुपए लेंगे, 81। चौथी सर्विस की बात करें तो पिछली बार जितना भी पेमेंट लिया था उससे फिर 10% कम, तो यहां 81 में से 8.1 लेस करोगे तो 9, 8.9, फिर यहां से 2 और ये 7। कहने का मतलब 8.1 मैंने सीधा यहीं से लेस कर दिया, 72.9 रुपए लगेंगे सर्विस के। ठीक है, पांचवी सर्विस क्या है भाई, जितना भी पैसा आप सर्विस का था उसका सिर्फ 60% पे करना है 100 का, तो इसका मतलब 60 रुपए। ठीक है, स्कीम इसलिए दी जाती है कि कस्टमर ज्यादा से ज्यादा, मान लो गाड़ी चला भी लेगा कि मान लो 500 किलोमीटर बचे हुए हैं, साल पूरा होने वाला है, तो कस्टमर क्या जबरदस्ती इधर उधर घुमा के सर्विस सेंटर पर ले ही आएगा कुछ भी करके। तो ये इनकी खैर स्कीम होती है, अपना उद्देश्य ये है डिस्काउंट निकालना। डिस्काउंट यहां कितने का, 0 का, इधर 10 का, इधर 19 का। इसका करें तो देखना जरा, 72 के बाद कितने का, 28, लेकिन पॉइंट नो लेस करना है तो यहां डिस्काउंट 27.1 का, यहां डिस्काउंट 40 का। तो कुल मिलाकर के डिस्काउंट कितने रुपए का मिला, यहां से 9, 7, 16, 4, 2, 6, 2, 8 और 1, 9, 96.4 का। कितने रुपए पर बढ़ी, 5 सर्विस की कीमत कितनी थी, 500 रुपए। प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100, ये इससे कट गया। 19 गुणा 5 95, कितना बच गया आपके पास, 1, 11 में डिवीजन 2 बार। तो कहने का मतलब डिस्काउंट जो परसेंट आपको मिला एक्चुअल में वो है 19.22%। हालांकि सवाल की लैंग्वेज टिपिकल थी, लेकिन थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगा के इन सवालों को डील करते तो आपका काम आसान हो जाता। सवाल नंबर 11 की बात करें, देखना जरा। एक दुकानदार एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे देता है और 960 रुपए में उसे बेच देता है। यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 40% का लाभ होता। कहने का मतलब अगर मार्क प्राइस पर ही बेच देता तो 40% का लाभ हो जाता। यदि वह खरीद मूल्य पर 54% का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे कितने रुपए में उस घड़ी को बेचना चाहिए। अब एक सिंपल सी बात बताओ, देखना जरा, यहां पर दुकानदार एक घड़ी के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दे दी, 80% में बेचा। 80% किसको बताता है भाई, आपका 96 को। 8 को 96 बनाए, किससे गुणा किया, 12 से। तो इसका मतलब 100% अगर आपको चाहिए तो आप क्या कह सकते हो, घड़ी पर जो अंकित मूल्य है, यही तो चीजें मैं आपको सिखाता हूं कि काफी पार्ट आप माइंड में गायब कर दो, कब, जब डेटा आसान है। मार्क प्राइस ये है, यदि वह कोई छूट नहीं देता तो उसे 40% का लाभ होता। तो एक बात बताओ, ये किस कीमत को बता रहा है, अगर छूट नहीं देता तो ये क्या होती है उसकी सेलिंग प्राइस। 1200 रुपए सेलिंग प्राइस है, किसको बता रहा है भाई, 140% को। क्यों 40 का डिस्काउंट किया, 1% की अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप किसका डिवीजन करोगे इसमें, 140 का। और आपको क्या कह रहा है कि यदि वह खरीद मूल्य पर 54% का लाभ प्राप्त करना चाहे तो कितने में बेचे, तो इसका मतलब 1% की वैल्यू आ गई, 154 की वैल्यू निकाल दो, सोल्व कर दो भाई, यहां से कट रहा है ना, 7 14 से कट जाएगा, एक बार 12 को 11 से किया, 132 और 1 0। तो ये इस टाइप की आपको अप्रोच डेवलप करनी है। रीजन क्या है, मैं और ज्यादा बेसिक में नहीं लेकर जा रहा, क्योंकि ये काम मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, प्रॉफिट लॉस में भी और डिस्काउंट के स्टार्टिंग में भी। तो इजी सा सवाल है, कोई भी अनवांटेड काम नहीं है, छोटा सा पार्ट आप माइंड में सोल्व कर लेते हो, उसकी वजह से क्या है, आपका सवाल काफी इजी हो जाता है और आप सीधे सीधे इनको एक लाइन में निपटा सकते हो। चलिए भाई अगली बात पर आ जाते हैं। और हमेशा ही रेशियो को काम में नहीं लेते कि ये वाली बात दे रखी है तो ऐसे रेशियो निकालें, वो अनवांटेड सा काम है। देखना जरा, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं की विक्रय मूल्य के बराबर, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बीच का अंतर।
पीछे करवा चुका हूं। सीधे सीधे जो पैटर्न मैंने सिखाया था उस पर आ जाते हैं। आपको मैंने ये सिखाया कि 12 का सीपी बराबर 9 का एसपी, सीपी 9 को बताता है, एसपी 12 को। इस पर मैंने मेरे ख्याल से प्रॉफिट लॉस में भी अच्छे से काम करवाया था, पीछे जो सवाल डील किए थे उसमें भी अच्छे से काम करवाया था। तो सीपी क्या है 9, एसपी कितनी है आपकी 12, तो 3:4 लिख सकते हो, लिखा जा सकता है। ठीक है, आगे क्या कहा कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट, 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ, छूट 5 और लाभ 10, किस अनुपात में? 1:2 में। तो डिस्काउंट आपके पास कितना है? 1 का, प्रॉफिट आपके पास 2 का। यहां से यहां प्रॉफिट 2 बैलेंस नहीं हो रहा है, तो इसको 6 और 8 कर दो, 2 प्रॉफिट बैलेंस हो गया। चलो 1 का डिस्काउंट दिया तो -1 करोगे, यहां से कितना आ जाएगा? 10 नहीं आएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत छूट प्रतिशत के बीच का अंतर। तो देखना जरा, 2 में यहां पर आप लिखोगे तो कितना आएगा? 6। 2/6 मतलब 1/3 का लाभ प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। यहां पर 1/9 आपके पास निकल के आ गया डिस्काउंट। दोनों का अंतर ले लो, अंतर यहां से लोगे, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 3 करना पड़ेगा। बाकी सीधे सोल्व करोगे तो यहां से देखना 3 - 1, 2 में आप क्या लिख सकते हो? 9, प्रतिशत में बदलना है, गुणा 100। 1/9 तो वैसे भी 11 1/9 लिखते हो, जस्ट 2 का कर दोगे तो 22 2/9% ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में मैंने आपको ये चीजें सिखाई हैं कि सीधे सीधे इन सवालों को डील करने का तरीका क्या होता है। आई होप आप उन सब पर काम कर रहे होंगे। तो चलिए फिर, ये आज का अपना आखिरी सवाल था। अब 1-2 जरूरी बातें देखो, आपके कोई भी डाउट्स आते हैं किसी भी टाइप के, तो वासु स्टडी IQ डाउट ग्रुप नाम से एक ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पर, वहां आप डाउट भेज दिया करें। उसको मैं जनरली दिन में 1 या 2 बार देख लेता हूं और मैसेज कर देता हूं, जो भी बच्चों के डाउट आते हैं एक साथ ही उनका। प्लस वासु स्टडी IQ नाम से टेलीग्राम का चैनल है, उस पर आपको ये जितने भी वीडियो आ रहे होते हैं, PDF है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, कुछ एग्जाम इंफॉर्मेशन है, वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी। आपको ये हमारे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके जरूर बताएं, अपने सजेशन जरूर रखें, उन सब का मोस्ट वेलकम है। भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि उन पर विचार किया जाए और उन चीजों को सुधारा जाए। तो चलिए फिर, आपका दिन रात सब मंगलमय हो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।